नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त सैयद साजिद। आप देख रहे हैं मुंबई बुलेटिन न्यूज। चलते हैं कुछ खास खबर की तरफ। पहले तो मीडिया के जितने साथी हैं, मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, आप लोग उसमें तशरीफ ले आए। और मैं ये देखता हूँ कि मुमरा का जो भी मुमरा कलवा का मुद्दा रहता है, आप लोग उसको बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आवाम के सामने रखते हैं। रही बात, कल आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के जो नगर सेवक हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी के नगर सेवक हैं। पहले ही वो लोग जो है घड़ी के सिंबल पर जीत कर थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वो लोग गए हुए। कल हमारी पूरी टीम जो है, अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उससे मिलने के लिए गए। मैं सर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, काफ़ी वक्त दिया हमको जो है बात करने का, और तमाम जो है हमारे शहर के जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसको सुना। और हमारे साथ में जो है थाना के जो अध्यक्ष हैं हमारे जो है प्रांशपे साहब, और जिनकी क़यादत में हमारी पूरी टीम काम कर रही है, वो हमारे नजीब मुल्ला साहब। दो बातें कल जब हमारे जाने के बाद जो इस शहर के अंदर बहुत सारी बातें शुरू हुई, क्योंकि ये पूरी टीम कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनकी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ में काम करती थी। लेकिन एक चीज़ तो अब मुमरा कौसा के नौजवानों को, मुमरा कौसा के उलमाओं को, मुमरा कौसा के नेताओं को ये जरूर सोचनी पड़ेगी, क्योंकि शहर हमारा जो है काफ़ी आबादी बढ़ी है, हमारी जो है तादाद वोटर लिस्ट की बढ़ी है। 52% वोटर्स आज मुमरा कौसा के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि कलवा के अंदर भी करीब 46-48% वोटर्स हैं। 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर राजन दादा और आपने देखा होगा जितेंद्र अवार्ड साहब में फाइट हुई। और ये भी सच्चाई पूरा शहर जानता है उस वक्त कि राजन दादा कहीं ना कहीं कलवा से लीड लेकर वो आए थे, लेकिन मुमरा कौसा के जब वोटर्स आए, सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने भरपूर उनको वोट दिया और अवार्ड साहब यहाँ से जीतकर आमदार बने। यही चीज़ सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। जब हमने देखा, और लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी टीम बीजेपी में गई है, कोई बीजेपी में नहीं गया है। हम घड़ी के सिंबल में थे, घड़ी के सिंबल में है, और इंशाअल्लाह घड़ी के सिंबल में रहेंगे। वो लोग थे जिनको मुफाद परस्ती की राजनीति करनी थी, वो लोग उनके साथ में गए। घड़ी के सिंबल पे सारे नगर सेवक जीत के आए थे, और वो लोग आज भी उसी पे हैं। और दूसरी एक बात, जब हमने सोचा तमाम नगर सेवकों, मैं मुबारकबाद देता हूँ कलवा की टीम को, जो बेचारे हमारे हिंदू भाई हैं। पहले हमने जाने से पहले ये बात रखी और हमने उनके साथ मीटिंग की, 2 राउंड 3 राउंड मीटिंग हुई। वहाँ के तमाम लोग इस बात के लिए ये तैयार थे, वहाँ जो शिवसेना के नगर सेवक हैं, वहाँ जो राष्ट्रवादी पार्टी के नगर सेवक हैं, उन्होंने एक बात रखी कि हम चाहते हैं कि जब इतने दिनों तक मुमरा कौसा से आप लोगों ने अवार्ड साहब को एमएलए बनाया, तो क्यों ना आपकी कम्युनिटी का कोई लीडर आपका नेतृत्व करे। और ये हमारी खुशी की बात है कि नजीब मुल्ला साहब एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ इस बात को चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, मुमरा कौसा की आवाम को, थाना में नहीं महाराष्ट्र, एक ऐसा लीडर है जो थाना के अंदर अपनी एक हैसियत रखता है। मुझे फख्र होता है कि ऐसे लीडर पे, क्योंकि थाना के अंदर कहीं भी देखा जाए तो कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी जो मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन हमेशा उस लीडर ने थाना के अंदर, चाहे वो राबोड़ी या मैं कहता हूँ थाना, हमेशा हमारे मसलों को बहुत अच्छी तरीके से, और कॉर्पोरेशन के अंदर आज लोग हमारे नगर सेवक को कहते हैं कि गद्दारी, किस चीज़ की गद्दारी। मैं इस बात का चैलेंज देता हूँ कि ये नगर सेवकों ने हमेशा अपने वार्ड में काम किया है। 15-15 साल से लोग जीत के आ रहे हैं, 20-20 साल से जीत के आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने काम किया है। और जब कलवा में हमने लोगों से बात किया, इसी बात को रखा, तो कलवा लोगों ने कहा कि आपके बीच की राजनीति उभरनी चाहिए और आपका लीडर होना चाहिए। जब ये बात हम लोगों ने आपस में रखी, तो हमने सोचा क्यों नहीं हिस्सेदारी होनी चाहिए। कौन आदमी नहीं सोचता कि उसकी हिस्सेदारी बढ़े। जब हम जानते हैं कि मुमरा कौसा में एक अच्छी मुस्लिम लीडरशिप उभर सकती है, एक अच्छा लीडर यहाँ का आमदार बन सकता है, तो हम नजीब भाई के नेतृत्व में हमने सोचा, क्योंकि हमारा सिंबल भी घड़ी था, हमारी पार्टी भी एनसीपी थी, तो हमने सोचा क्यों ना मुमरा कौसा की आवाम को, मुमरा कौसा के लोगों को जोड़कर एक अच्छे नेतृत्व में हम एक बढ़िया अपना आमदार विधानसभा में भेजें, ताकि वो हमारे मसलों को, हमारी सच्चाई को, हमारी हकीकत को, हमारे मसलों को वो अच्छे तरीके से उठा सके। सिर्फ बीजेपी के नाम पर हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ दें, हम अपना घर छोड़ दें,
हर आदमी, मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां, हर लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब हमारी हिस्सेदारी की बात होती है तो उसको बीजेपी के नाम पर हमारे शहर में हमारे लीडरों को, हमारे साथियों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है और बदनाम किया जाता है। दूसरी बात, विकास के नाम पर क्या इन कारपोरेटरों ने 15 साल अपने अपने वार्ड में काम नहीं किया? राजू भाई यहाँ बैठे हैं, लगातार इनका परिवार आज 20 साल 25 साल से शहर की खिदमत कर रहा है। नेहा नाइक साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, इनकी वालदा, क्या राष्ट्रवादी पार्टी ने उनको नगर सेवक बनाया था? नगर सेवक कहीं ना कहीं इस शहर की आवाम ने हफीजा नाइक को बनाया था। अश्विन राउत लगातार 15-20 साल से जो है नगर सेवक है, उनको क्या राष्ट्रवादी पार्टी इन लोगों ने बनाया था? साहब ने बनाया था? कहीं ना कहीं मुमरा की आवाम ने और समाजवादी पार्टी से वो जीत कर आई थी। जब आप कोई काम करते हो, जब आप दूसरी पार्टियों से तोड़कर अपनी पार्टी में लाते हो, तो उसको जो है उसको सही ठहराया जाता है। अब जब कोई अपनी ही पार्टी में रह के अपने सिंबल पे जीतकर अपनी पार्टी में रहता है, उसको गद्दार कहा जाता है। कहाँ का ये मतलब जो है सिस्टम है? तो यही कहना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के तमाम लोगों से, खासकर जो मैं नौजवानों से, कि अब हिस्सेदारी का वक्त आ गया है। 52% आप हो। मैं कलवा मुमरा की आवाम को और हिंदू भाइयों को बहुत बहुत जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने पूरी ताकत दी। 2 दिन पहले कलवा में हमारी ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। जिस मोहब्बत के साथ, जिस ताकत के साथ उन लोगों ने जो है नजीब भाई का और एनसीपी का साथ दिया है, तो अब मुमरा के लोगों ने जो नगर सेवक, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी लालच में ना आकर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सोचा, अपनी हिस्सेदारी को सोचा। आज नजीब भाई के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। सफर नोमानी, ये साथी, संघर्ष का साथी, मैं खुद इस बात को कह सकता हूँ, मुमरा के एक आवाम को इसको बात को कह सकता हूँ कि आज कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरा जीवन जब से मुमरा कौसा में 94-96 से स्टार्ट हुआ है, सोशल एक्टिविटीज, चाहे कोई मसला हो, सामाजिक काम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसके बाद रही बीजेपी की बात, रही इसकी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारे लोग मिलकर मुमरा कौसा काम करेंगे। डॉक्टर साहब, 2-3 बातें मैं आपके सामने रख दूं, फिर सवाल करिएगा। विकास के नाम पे जो कारपोरेशन का काम होता था, जो जिम्मेदारी होती थी, वो तमाम नगर सेवकों ने अपने अपने इलाके में किया। लेकिन विकास के नाम पे जरा लोग बहुत विकास की बात करते हैं, तो जरा टोरेंट की भी बात होनी चाहिए। जरा आज तक हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर से तो हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए। जब हैंगिंग गार्डन लाने की बात आई तो उसकी भी बात होनी चाहिए। सब हैंगिंग मार्केट की भी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात मैं यहाँ के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस चीज को तो आपने देखा होगा, इस पे कोई भी सियासत करने की जरूरत नहीं। मैं आज भी साहब से कहता हूँ, आज भी तमाम साथियों से कहता हूँ, कब्रिस्तान पे कोई भी पार्टी सियासत ना करे। एवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं, वो मीटिंग रखे, बुलाएं तमाम नगर सेवकों को, बुलाएं तमाम एनजीओ को। जो आज कब्रिस्तान की हालत है, उस पे मिल बैठ के हल करने की जरूरत है। जब आप कब्रिस्तान बनाने की क्रेडिट लेते हैं, तो कब्रिस्तान के जो मसले हैं उसकी भी क्रेडिट आपको लेनी चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के साहब से निवेदन करता हूं कि साहब, कब्रिस्तान पे सियासत बंद करिए। मुमरा के नौजवानों को, मुमरा के बच्चों को आपस में, ये मुमरा कौसा के बच्चे, सब नौजवान बच्चे सब अपने भाई हैं। पॉलिटिक्स 3 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, लेकिन जब पॉलिटिक्स से हम हट जाएंगे तो फिर जो है सच्चाई आपके सामने आएगी। सबसे पहला मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने जो टोरेंट के मुद्दे का कहा, तो आप भी उस वक्त पार्टी में मौजूद थे जब शमीम भाई ने इस टोरेंट पर आंदोलन किए, कई बार उन्होंने क्या क्या कहा जी। तो फिर उस वक्त आपने ये सब बातों को क्यों नहीं उठाया? आज बहुत बड़ी बात देखिए, शमीम खान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा बेहतरीन लीडर है, उसके नेतृत्व में हमने काम किया है। वाकई में उसके अंदर काम करने की सलाहियत है। उसने जो अपनी लाश पर जाने का मसला रखा था, वो मुमरा के हित के लिए, मुमरा के लोगों के लिए कहा था। लेकिन वो सच्चाई मैं आज इस मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि जब टोरेंट का मसला आया था, और मैं हलफ लेके बोल सकता हूँ, सानू पठान और शमीम खान और मैं तीनों आदमी उसमें नागपुर स्टेशन में हम एवार्ड साहब से मिलने के लिए गए थे, और इसी बात को लेके गए थे कि टोरेंट का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ था, टोरेंट आने वाली थी। और उस वक्त जो है बीजेपी की और शिवसेना की सरकार थी, और ऊर्जा मंत्री हमारे फडणवीस साहब थे। उससे हम लोगों ने जब सुना, और 2 जगह का नोटिफिकेशन आया था, एक कलवा मुमरा विधानसभा का, एक मालेगांव का, और उस वक्त मालेगांव के आमदार आसिफ भाई थे। हम लोगों ने जाके साहब से बात किया और साहब से कहा कि साहब किसी भी कीमत में, मैडम जब बात रखा है तो सुन लीजिए, किसी भी कीमत में मुमरा कौसा में नहीं आना चाहिए। साहब ने उस वक्त बहुत अच्छा आश्वासन दिया था। साहब की बातों को हम लोग पत्थर की लकीर समझते थे अगर उन्होंने कह दिया।
और उस लकीर को समझने के बाद जब शानू भाई और शानू भाई शमीम भाई इस बात सच्चाई को जानते हैं, उसी का भरोसा करके वो आदमी उसी का भरोसा करके मुमरा कौसा में आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसने यही बोला था, क्योंकि उसको नागपुर में एसोसिएशन मिला था विधानसभा के अंदर। तो बताइए, जब उसका लीडर, जो हमारा लीडर अगर इस बात को कहता है कि मुमरा कौसा में टोरेंट नहीं आएगी, तो उसके बाद भी टोरेंट आई। उसी चीज को शमीम भाई देखने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, मैं टोरेंट को मुमरा में नहीं आने दूंगा और टोरेंट आएगी तो उसकी लाश मुझे जाएगी। एक आदमी शहर को बचाने के लिए, शहर को रोकने के लिए अगर ऐसी बात कहता है तो उसका लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सच्चाई थी, मैंने रख दिया। इस सच्चाई को आप पॉलिटिकल ना समझे और चैलेंज के साथ में बात करें। 2 वक्त 3 लोग हम लोग मौजूद थे, मैं था, शानू भाई थे और शमीम भाई थे जी। आखिर दूसरा सवाल ये है कि कब्रिस्तान के बारे में आप कह रहे हो, तो इतने सालों से कब्रिस्तान का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है, तो आप लोगों ने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? हम लोगों ने हमेशा साहब को लेके कारपोरेट के सारे लोगों ने ये बात रखी कि कब्रिस्तान का मामला सही होना चाहिए। और अब मैं बता रहा हूँ ना, अब देखिए क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन यही चीज को देखते हुए अब हम जानते हैं इस शहर की जो झूठ की राजनीति है, जो सिर्फ जो है दिखावे की राजनीति है, सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति है, इस राजनीति को खत्म करने के लिए ही आज एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा जो डर का माहौल था, जो लोग कहीं ना कहीं सच्चाई बोलने के लिए कारपोरेटर रहते थे। आप तो ये भी देख सकते हो कि जितना कारपोरेटर का, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बजट आता है, जो कारपोरेटर काम करता है, आज तक उसका क्रेडिट किसने लिया? आज तक कभी उन नगर सेवकों को बैठाकर उनको बात की गई कि चाहे ये मैं कह सकता हूँ जफर नुमानी यहाँ कारपोरेटर थे, जब जफर नुमानी के वार्ड के अंदर हॉस्पिटल बनता है तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन बढ़ता है, तो क्रेडिट तो कहीं ना कहीं जफर नुमानी को मिलना चाहिए। देखिए, उस 15 सालों से आपके कुछ कारपोरेटर्स उस पार्टी में मौजूद थे, फिर 15 सालों में उनको ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई दी? उस वक्त उन्होंने इतने 2 इलेक्शन गए, उसमें उन लोगों ने पार्टी क्यों नहीं चेंज किया? आज उन लोगों को पार्टी चेंज करने का क्या सवाल आया? एक भी कारपोरेटर ने पार्टी नहीं चेंज की है मैडम। मेरा चैलेंज है, सारे लोग राष्ट्रवादी। अवार्ड साहब को तो छोड़ा ना, मैं अवार्ड साहब बता रहा हूँ ना, अवार्ड साहब से तो हम ये कह रहे हैं ना कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। आज हमारे वोटर्स पड़े हैं, आज हम कलवा की आवाम जो वहाँ के हिंदू भाई है वो हमारे साथ खड़े हैं, वहाँ के नगर सेवक खड़े हैं। तो क्या ये जो है हमारे नगर सेवक या मुमरा कौसा से कोई मुस्लिम लीडरशिप कोई नहीं उभरना चाहिए? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा भी लीडर जो है? और नजीबुल्ला में बता दीजिए, शहर के जितने भी लोग हैं, मैं कह सकता हूँ नजीबुल्ला में क्या कमी? एक ऐसा लीडर जो थाना कॉर्पोरेशन में 20 साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को मसला उठा रहा है, और ये भी कह सकता हूँ उसको काफी एक्सपीरियंस है। साहब तो ठीक है, लोगों ने आमदार बना है, लेकिन एक बार अगर साहब नगर सेवक होते ना, एक नगर सेवक होते, तो उनको समझ में आता कि ये जो कारपोरेटर जो यहाँ बैठे हुए इनका दर्द क्या है। बातें देखिए, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, और मैं जो बातों को यही खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है, मैं सारी चीजें बिंदास बेफिक्र होकर मुमरा कौसा की आवाम के सामने रखूंगा। आज एक जरूरी मुद्दा था शहर के अंदर, जो आंदोलन हुआ, जो अभी हमारा जो डिमेंशन, उसके लिए मैं जफर नुमानी साहब से जी जितेंद्र आवाड भी कब्रिस्तान में विजिट कर रहे हैं, नजीब मुल्ला भी कब्रिस्तान में विजिट कर रहे हैं। सिर्फ खेल हो रहा है, विजिट 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 विजिट, न उसकी भरनी हो रही, न कुछ काम हो रहा है। आप कह रहे हैं कब्रिस्तान से राजनीति मत करो, लेकिन राजनीति तो हो रही ना। वो काम करने जा रहे हैं तो वो रोक रहे, वो काम करने जा रहे हैं तो वो रोक रहे हैं। अभी देखिए, यही खेल चल रहा है। बेशक अभी देखिए आप ऐसा है कि आप एक बात को समझ लीजिए कि वो जो कब्रिस्तान जो है उसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसकी पहली मरतबा जब इस कब्रिस्तान की आवाज़ उठाई गई थी, वो हमारे हज़रत मुसन्ना मियाँ साहब ने उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे मुमरा के लोगों को जब कब्रिस्तान की अगर तदफीन करनी हो तो मुमरा से अमृतनगर दरगाह तक उनको आना पड़ता, तकरीबन पौने 3 किलोमीटर का वो रास्ता था। उनकी मांग थी कि मुमरा में कब्रिस्तान होना चाहिए, जिसके लिए हमने क्या किया कि जो मित्तल की 135 एकड़ की ज़मीन है उस पर हमने एक जगह की मांगनी की थी, और उस जगह की मांगनी का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डीजेड और सब्जाद नगर के बीच का हिस्सा है। उस हिस्से के अंदर हमने कब्रिस्तान की मांगनी की। मांगनी होने के बाद में जो बिल्डर है, वो बिल्डर ने उसको हमको मना किया। मना करने का हमारे उस वक्त के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर एंड वक्फ एंड औकाफ बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो हमारे आरिफ नसीम खान साहब थे। उन्होंने उसी वक्त फौरन जा करके उसका नोटिफिकेशन जारी किया, यूडी के अंदर उसको वो किया, नोटिफाई किया, और नोटिफाई करने के बाद उसको ऐलान करते कि हम कब्रिस्तान यहाँ पर बनाने वाले हैं।
उसके बाद में बिल्डर ने क्या किया कि बिल्डर ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया। उसमें कुछ लोगों का अंडरग्राउंड हाथ था, उन्होंने उस जमीन का लोकेशन चेंज करने के बाद में वो जो हमारी आरजी की जमीन थी, पीजी की जमीन थी, आरजी एंड पीजी की, वो जमीन के ऊपर हमारा ऐसा मानना था कि हम वहाँ पर स्लॉटर हाउस लाने वाले थे। वो 11 एकड़ में पूरा प्लॉट था। हम चाह रहे थे कब्रिस्तान वहाँ हो जाएगा, स्लॉटर हाउस यहाँ हो जाएगा, तो दोनों आसानी हो जाएगी। स्लॉटर हाउस से हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पर हमारा कब्रिस्तान हो जाएगा। और वो नदी से बहुत दूर था, हमारा ये जो कब्रिस्तान है उल्लास नदी को बहुत लग करके, मगर हमारी बात नहीं मानी, वहाँ कब्रिस्तान हो गया। होने के बाद में उसका पूरा खर्चा महानगर पालिका ने तकरीबन 17 करोड़ अब तक के खर्चा किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे इलाके के आमदार हैं, हम उनको जब वोट देते हैं तो हमारी अपेक्षा ये होती है कि हम उनको स्टेट गवर्नमेंट में भेज रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स आने चाहिए और काम करने चाहिए। आज 15 साल का वक्फा गुजर गया। इस 15 साल के वक्फे में जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा कौसा में जो भी काम होने, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो रहा हो, चाहे वो स्टेडियम का काम हो रहा हो, चाहे वो एसटीपी का काम हो रहा हो, चाहे वो मित्तल के रोड का काम हो रहा हो, चाहे वो कब्रिस्तान का काम हो रहा हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? चाहे रिमॉडलिंग का काम हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी महानगर पालिका से आ रहा है। हमने जब आपको चुन करके दिया, हमारी महानगर पालिका सिर्फ 5,000 करोड़ की का एनुअल बजट है उसका, मगर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसका 6 लाख करोड़ का बजट है। हमने आपको जब 6 लाख के तिजोरी पर बिठाया तो आपका फर्ज ये बनता था कि वहां से बड़ा पैसा ला करके मुमरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते और काम करते। अब इनके मुद्दे पर आता हूं मैं। इनका सवाल ये है कि वहां पर राजनीति हो रही है। अभी लास्ट मोमेंट के ऊपर हमने 2.5 करोड़ हमने टेंडर कॉल किया महानगर पालिका ने। हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद में 5 मार्च 2022 को हमारा कार्यकाल सारे नगर से खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने वो टेंडर कॉल किया, टेंडर लगा हमारे कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। वो काम चालू कराने से पहले हमने यहाँ जाकर के बोला कि नहीं, इसको हमको अभी कैसा होता है ना कि हम बिट्स एंड पीसेस में काम करते हैं। हम क्या चाह रहे थे कि एक हिस्सा पूरा संपूर्ण तरीके से हो जाए, पूरा थोड़ा सा पैसा लाकर हम पूरे इलाके में काम करने की कोशिश करें तो पीछे का भला नहीं होने वाला है। हम ये चाह रहे थे कि एक छोटा सा हिस्सा हो जाए। इसके लिए हमने सबके सामने बात की थी कि हम कम से कम यहाँ पे 2 मीटर की भरनी करेंगे, तकरीबन 6 फुट की भरनी होनी चाहिए थी। मगर उसके अंदर फिर बीच में अड़ंगा डाल करके महानगर पालिका में प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेंगे। वो आमदार है, एक आमदार का प्रेशर टैक्टिक्स हमारे से बड़ा ही होगा। उन्होंने उसको उस तरीके से काम नहीं होने दिया और हमारे अंदर अड़ंगा डाला। मगर उसके बावजूद हम गए अब्दुल सत्तार साहब का, जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है अभी, उनका जाकर के हमने पैसा मांगा। उन्होंने 5 करोड़ का हमको ऑन द स्पॉट रिलीज किया। हमने उसका अभी कल परसों उसका जीआर आएगा, हम वो करने की कोशिश करेंगे। हम अभी जो पैसा नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, मगर हम ये बोलते हैं कि हम किसी की भी क़यादत में अगर उस जो कब्रिस्तान के अंदर जो भी दुश्वारियां आ रही है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम रोड से नीचे प्लिंथ रखते हैं, रोड से ऊपर प्लिंथ रखते हैं। हम रोड से ऊपर रखते हैं ताकि रोड से जब वो ऊपर आएगा तो पानी नहीं भरेगा। आज हमारा कब्रिस्तान जो है इस रोड से तकरीबन 1.5 मीटर नीचे भरनी करके बनाया गया। नीचे उसके अंदर जो हमारे को WCL का लेयर करना चाहिए था वो नहीं किया गया। मिट्टी के भरने के अंदर कहा गया हम गुजरात से मिट्टी लेकर के आएंगे और करेंगे, वो नहीं हुई। आपको भी मालूम है शेवना कंस्ट्रक्शन ने जो काम किया है उसका सब स्प्लिट किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर कौन था? पूरा मुमरा जानता है कि वो एक हमारे इधर का नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो नगर सेवक का इलेक्शन भी लड़ता है और सबलेट करके कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाता है। और उसी आदमी ने ये आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि बबलू सैयद साहब ने उसके खिलाफ साफ तौर पे कहा कि हमने 1 रुपए में मिट्टी बेची, उसको अपने 100 रुपए के अंदर उसका बिल बनवाया है। तो इस तरीके से 17 करोड़ रुपए का उसकी बाउंड्री वर्क और भरने का काम किया गया। इसके ऊपर हम मुतमईन नहीं और हम उस टाइम पे आवाज उठाए। इसकी सबसे पहली आवाज जो हमारे अजीज बाटा साहब ने उठाई, हनीफ कामदार साहब ने उठाई कि नहीं ये कब्रिस्तान। हनीफ कामदार ने जो आवाज उठाई थी वो जमीन के हेरफेर को लेकर के उठाई थी। इन्होंने जो आवाज उठाई थी वो क्वालिटी को लेकर के उठाई थी। पर उस वक्त में ऐसा हुआ कि हम सब ने मिलकर के उसको टैकल किया। हमारे पास समझ में नहीं, इसकी हमारी गलती है। और हम फिर दोबारा भी कहते हैं आपसे कि हमारे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हम इंसान, हम कोई फरिश्ते नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, हमसे गलतियां हुई हैं। हम उसी गलती को सुधारने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं और हमारा ये फैसला है कि इंशाल्लाह इस बार मुमरा कौसा के अंदर अगर हमारी नुमाइंदगी बढ़ती है, हमारी हिस्सेदारी बढ़ती है, हमारी कौम की हिस्सेदारी बढ़ती है, हम मुमरा कौसा में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आप लोग नजीब मुल्ला की तरफ मुमरा कौसा की आवाम को कैसे जो है उनके तरफ रुख करेंगे? क्योंकि विधायक जितेंद्र अवार्ड का कहना है कि मुमरा कौसा की जनता उनके साथ है और शेर अकेला ही काफी है। देखिए, शेर की जहाँ तक बात है, साहब का बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता है। शेर हमेशा जंगल में रहता है, वो आवाम के बीच में नहीं आता। शेर का काम है जंगल में, तो जंगल में रहे तो बेहतर है। ये जो बात करते हैं यहाँ पे हमारी कई 300-400 मस्जिदें हैं, अजान और नमाज होती है, यहाँ नमाजी लोग रहते हैं, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ इंसान रहते हैं। शेर का काम नहीं है। शेर अगर बहुत शौक है शेर को तो शेर चला जाए जंगल में और जंगल में ही जाकर रहे तो बेहतर है। तो ये बातें करना कि शेर है, शेर अकेले आता है, शिकार करता है, ये सब बहुत बातें गलत है। इसको बोलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का कोई वो इसके ऊपर एक जवाब मैं भी दे देता हूँ। बहुत मैं कल से देख रहा हूँ कि शेर का
फोटो बहुत सारा चल रहा है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। 2012 का इलेक्शन हो रहा था हमारे सामने जो है वो सुभाष भोरे साहब शिवसेना के कैंडिडेट बनकर के हमारे सामने लड़ने आए थे इलेक्शन रशीद कंपाउंड से। एक रोज की बात है, इलेक्शन से 7-8 रोज पहले की बात है, उन्होंने वहाँ पे स्टेज लगाया, स्टेज के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था। उस बैनर के ऊपर उन्होंने किसी का फोटो नहीं लगाया था, सिर्फ एक शेर का फोटो लगाया था, शेर के मुंह का फोटो, और पूरा व्हाइट बैनर था। और उन्होंने वहाँ पे भाषण किया, और भाषण में बहुत सारी बातें कही। दूसरे दिन हमने वहाँ पर भाषण किया, दूसरे दिन मैंने वहीं पर स्टेज लगाया। मैंने एक बात कही थी कि सुभाष भोरे साहब इस बात का एहसान माने, जो शेर है वो अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया तो जिससे आप हमको डरा रहे हो ना, वो हमारे फ्रिज में पड़ा होता है। जफर भाई आप अपनी बातों को रखने में माहिर है, और अभी जहां हिस्सेदारी की बात हो रही है और इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां बीजेपी मुसलमानों को टारगेट बनाती है, तो आप अपनी हिस्सेदारी किस तरह रखेंगे उधर? क्या बेबाकी से उधर भी बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हम किसी बीजेपी को नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है उसकी निशानी कमल है और हमारी निशानी जो है वो घड़ी है। हम बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी से आए हैं तो घड़ी की निशानी पर आए हैं, और वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी ही पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, अगर वो हमारी कौम के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे खाने पीने पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर अगर कोई भी नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जफर नोमानी अपनी पूरी टीम के साथ विद नजीबुल्लाह और विद आनंद प्रांत पे अश्विन भाभी और रूपाली मैडम, जसवीर भाई, राजू भाई, तमाम लोग, अजीज भाई, तमाम लोग टीम के साथ जिस बेबाकी के साथ और आंख में आंख डाल करके जफर नोमानी बात करता था, उससे कड़क बात करेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जफर भाई सर, अभी ये जो बात चल रही है, अभी कोल्हापुर में जो हादसा हुआ है उसमें अजीत पवार साहब गए थे दौरा करने के लिए जी। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या उनके ऊपर कलम लगाया गया है? क्योंकि अगर ये किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया होता तो सीधे उस पर जो है आतंकवाद का कलम लगाया गया होता। इन 21 लोगों पे क्या कलम लगाया गया और इन पे क्या दहशतगर्द का मतलब कलम लगाया नहीं लगाया जाएगा? इसका एक ये सवाल, इसी में आप लोग का संघर्ष का भाड़ा निकल जाएगा। सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले, वहां के हादसा के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले अजीत दादा पवार थे। वहां पर उन्होंने जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनसे जाकर के उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की। मस्जिद का जो दरगाह पर मामला हुए, हमले हुए, उस पर जाकर के उसका विजिट किया। जो लोग फसादियों के जरिए, जो लोग समाज के दो लोगों को बांटने का काम करते, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनको मुआवजा दिया, उनको आश्वासन दिलाया। और कल मैं जब नजीब भाई के साथ, आनंद प्रांत के साथ, राजू भाई, नफीस भाई, ये हमारे अश्विन मैडम, रूपाली मैडम और अजीज भाई, महफूज शेख मामा, डॉक्टर साहब के साथ में मैंने जो लेटर दिया उसमें विशालगढ़ और हाजी मलंग दरगाह का मैंने खासकर तस्करा किया कि अगर दादा हमारे लोगों के ऊपर जो वहां पर केस बना है, और अगर और भी महाराष्ट्र में अगर कभी भी हमारे लोगों को खासकर टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो दादा उस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हमको हमारा फैसला लेना पड़ेगा। ये हम बात साफ हैं सर, जनता के साथ ये जस्टिफिकेशन कैसा होगा? क्योंकि जनता ने एक एक टाइम था जब आप टोरेंट नहीं आ रही है, आज आप उसका एकदम अपोजिट कर रहे हैं। तो ये जनता ने तो एक जन को वोट देता है, बाद में आपके साथ पॉलिटिकल डिफरेंस हो जाता है, उसके बाद आप पार्टी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जनता ने वोट एक पार्टी को दी, तो ये जनता के साथ जस्टिफिकेशन कैसा होगा? टोरेंट की बात, पार्टी चेंज किसने किया? अगर पार्टी को जो पार्टी में है उसी पार्टी में सामने आप लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि अवार्ड साहब ने सिंबल दूसरा लिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम जिस पार्टी से जुड़े आज भी उसी पार्टी से, इलेक्शन हमने राष्ट्रवादी से ही लड़ा था, घड़ी का ही चिन्ह था, और जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत है क्यों? लेकिन आपकी आइडियोलॉजी भी सेम है। जावेद भाई, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ टोरेंट का, उस वक्त डॉक्टर साहब, शानू भाई, शमीम भाई ने जब आवर साहब को कहा कि मुमरा में टोरेंट आ रहा है, तो उन्होंने भी तो उनके साथ खेला और कहा कि मैं नहीं आने दूंगा। बड़े नेता ने पार्टी के नेता के साथ खेला और उनको टोरेंट मुसल्लत हो गई, टोरेंट मुसल्लत हो गई।
और उन्हीं के इस बात पर शमीम भाई ने कहा मेरी लाश के ऊपर से जाने का, तो शमीम भाई ने तो भरोसे पे कहा किसके? अपने नेता आवर साहब के। आज उनके भरोसे के कारण हर कमेंट पे तंज तो हमारा अध्यक्ष शमीम भाई बेचारा झेल रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, टोरेंट कंपनी जब आई थी पहली बार मेरा लारी साहब इंटरव्यू लेने आए थे, उन्हें मैं राष्ट्रवादी में था और मैं आवाज साहब की क़यादत में काम कर रहा था। मैंने कहा टोरेंट वालों को चप्पल से मारो, ये मेरा स्टेटमेंट है। उसके बाद मुझे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा अगर मैं बता दूंगा तो मेरी नजर शायद आपकी नजर शर्म से छूट जाएगी। टोरेंट का विरोध और टोरेंट के अगेंस्ट में जितनी बातें मैंने की है राष्ट्रवादी पार्टी में रहते हुए और अहवार साहब की क़यादत में, किसी ने नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ ही कहूंगा। मैं दिन को रात नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता, जिसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमको क़यादत तो बदलनी पड़ी। एक सवाल सिर्फ आप दोनों से, कि ऐसा भी सुना गया है कि आपकी जो कॉर्पोरेशन की जो टिकट है वो खतरे में थी, इस वजह से आपने टीम चेंज की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, टिकट मैंने आपसे कहा कि मेरे बारे में एक वीडियो चली थी, मुहतरमा रूता अहवार साहब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक अल्फाज कहा था जिसमें मगरूरियत की झलक आती है। उन्होंने कहा था कि जफर नुमानी का कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। मैंने उस बात को भी इतना दुआ समझ कर रख लिया था। मैंने कहा कि शायद यही बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है और वो बात मेरे दिल पर बार बार दस्तक देती। और ये आज अल्लाह ताला ने मेरे हक में ये फैसला कर दिया कि मैं टिकट मांगने का भिखारियों की तरह जिनके दरबार में खड़ा होता था, अल्लाह ने आज मुझे वो पावर दे दिया कि हो सकता है कल मैं टिकट अपने हाथों से तकसीम करूं। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैंने कहा था कि वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिल्लो मंतशाओ, और आज आपके सामने फिर कहता हूं, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन। सबर का फल अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, ये मेरी टीम ने दे दिया, मेरी आवाम ने दे दिया, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। और जब किसी के इंसान के मुकद्दर पर पर्दा पड़ना रहता है तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल करता है और ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेता है। जफर भाई, आने वाले चुनाव में लोगों तक आप कौन से मसले लेकर सड़कों पे उतरोगे और कौन से देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है शहर का, हमने अजीत दादा पवार को एक लेटर दिया है टोरेंट के बारे में, नजीब भाई की क़यादत में, और नजीब भाई की क़यादत में, आनंद परांजपे साहब की क़यादत में, अश्विन भाभी रूता, ये हमारी जो पूरी टीम है, हमने उनको उसमें साफ लफ्जों में 3-4 बहुत बर्निंग इशू रखे। हमने कहा कि जिस तरीके से अदर स्टेट में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, इतना पैसा लोग देश छोड़ करके लेके भाग रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, अगर आप अपनी आवाम को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो हमारे देश का, हमारे खासकर हमारे महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। एक सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी समाज के हो जो रजिस्टर्ड हो, उनकी बिजली को फ्री किया जाए। तीसरा मुद्दा हमने रखा है कि पीडी का बिल माफ किया जाए। चौथा मुद्दा हमने रखा है कि जो MSEDCL का पुराना बिल है उस पर 100% इंटरेस्ट माफ किया जाए। ये एक टोरेंट का इशू है। दूसरा हमारा गुलाब बाग मार्केट का जो हॉकर्स का बड़ा मसला है वो है, कब्रिस्तान है, हॉस्पिटल है, बच्चों का स्टेडियम है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने नजीब भाई से कहा, नजीब भाई हम हवाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट चाहिए, हमारी टीम को रिजल्ट चाहिए। हमारी मुमरा कोसा की आवाम आज तक गुमराहियों में भटकती रही, ख्वाबों में देखा है उसने, सच्चाई नहीं देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप जमीन पर लाइए और इलेक्शन से पहले कोई ना कोई रिजल्ट दीजिए ताकि आवाम आप पर भरोसा करे, नहीं तो आवाम और आप तमाम लोग सामने हैं। हम तभी एक लेटर हमने दिया है, हम लेटर आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे कि जो विशालगढ़ की जो घटना हुई थी उसमें मुमरा कोसा में एक ह्यूमन चेन बनी। वो ह्यूमन चेन का जो इंतजाम किए थे वो तमाम NGOs के लोगों ने और तमाम पत्रकार भाइयों ने मिल करके किया था। उसमें 19 लोगों पर कुछ रजिस्टर्ड केस हुआ, रजिस्टर्ड नाम है, और 150 लोगों पर अननोन नाम है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमने एक मोहब्बत, भाईचारगी और एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए हमने वो ह्यूमन चेन बनाई थी। और ह्यूमन चेन में तमाम मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग थे, तो उन पर केस हुआ है। कल हमने अजीत दादा से भी बात की थी। अजीत दादा ने आज हमको 5 बजे का कमिश्नर के पास का टाइम दिया था। हम नजीब भाई के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ गए थे और हमने कहा है कि सर ये जो FIR हुई है हमारी कौम के लोगों पर और हमारे गैर मजहब के लोग भी हमारे साथ थे, बहुत पीसफुल ये प्रोटेस्ट रहा है। आप वो FIR को अपने पावर के जरिए, अगर कोई टेक्निकल जो भी उसका टेक्निकल वो
बेस बनता है, उस बेस को लेकर के आप उस FIR को खारिज करिए। उन्होंने कहा है कि मैं 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा। एक जो खारिज है पूरे शहर के लिए, पूरे नौजवानों के लिए कि जो आज टीम बनी है कि पूरे हमारे मुमरा कौसारी की हौसला रखो, रात बीतेगी और देखना रोशनी ही जीतेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले